हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेवेंथ क्लास की एससीईआरटी के चैप्टर 2 के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उनको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का नाम क्या है, नए राज एवं राजाओं का उदय। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है इनको हम लोग देखने जा रहे हैं, जो आने वाले आगामी बिहार किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक कौन था। जो राष्ट्रकूट राज्य थे, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, नासिक के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पर दंती दुर्ग, दूसरा हरिश्चंद्र, सी गोपाल और ये राजा ध्रुव। इनमें से कौन है जिन्हें राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो राष्ट्रकूटों की हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट कौन थे। राष्ट्रकूट पहले ये बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य वंश के सामंत थे। चालुक्य वंश के ये सामंत थे। लेकिन धीरे धीरे जब चालुक्य वंश का पतन होना शुरू हो गया तो इन लोगों ने क्या किया कि दंती दुर्ग के नेतृत्व में एक नए वंश की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रकूट वंश। उसका नाम क्या था, वो राष्ट्रकूट वंश। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो ये दंती दुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये किस क्षेत्र में था, तो ये महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र में, ठीक है, दक्कन के उत्तर पश्चिम या इस तरह भी दक्कन के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में इस वंश की स्थापना की गई। ठीक है, क्या है, राष्ट्रकूट वंश। संस्थापक कौन, तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या था, मालखेद, या इसे कहा जाता है मान्यखेट, मान्यखेट। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित कौन से वंश की राजधानी थी, तो ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। कहाँ पर, तो ये मान्यखेट में था। और संस्थापक कौन थे, तो ये दंती दुर्ग थे। और ये राष्ट्रकूट राजवंश जो है ये कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश ने भी भाग लिया था, पाल वंश और प्रतिहार वंश के साथ में। उसके अलावा बात करें हरिश्चंद्र की, तो ये जो है से गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है। उसके अलावा गोपाल की बात करें तो ये पाल वंश के संस्थापक है। उसके अलावा ध्रुव की बात करें तो ये भी राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, ये ध्रुव जो है एक इसी राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और किसको हराया था, तो धर्मपाल को इन्होंने हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक का ए, दंती दुर्ग। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये दंती दुर्ग द्वारा इसकी वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो ऐसे ब्राह्मणों के नाम लिखिए जिन्होंने अपना परंपरागत पेशा छोड़कर शस्त्र अपनाए और राज्य स्थापित किए। ठीक है, इनमें से कौन, ऑप्शन में से कौन ऐसे दो ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने अपना जो परंपरागत पेशा था उनका, जो शिक्षा देना या शिक्षा प्राप्त करना या उसके अलावा यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करना, उन सब को छोड़ करके उन्होंने राजपद को स्वीकार किया और नए वंशों की स्थापना की। इनमें से बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गोपाल और हरिश्चंद्र, गोपाल दंती दुर्ग और गोपाल, सी विजयालय और गोपाल, मयूशर्मन और हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसे हैं दो ब्राह्मण जिन्होंने नए वंश की स्थापना की, जो अपने परंपरागत पेशा को छोड़कर। सबसे पहले बात करें गोपाल की, तो ये किसके संस्थापक थे, ये पाल वंश के। और ये क्या थे, एक बौद्ध क्षत्रिय थे। उसके अलावा हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। दंती दुर्ग की बात करें तो इन्होंने, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, गोपाल तो पाल वंश के हो गए। इसमें बात करें विजयालय की, तो ये चोल वंश के संस्थापक थे। और ये जो डी है, मयूशर्मन और हरिश्चंद्र। ठीक है, ये जो दो शासक हुए हैं जिन्होंने दो नए वंशों की स्थापना की, एक मयूशर्मन और दूसरे हरिश्चंद्र, ये दोनों क्या थे, ये दोनों ब्राह्मण थे जिन्होंने क्या किया था, अपने परंपरागत पेशा को छोड़ करके एक नए राजपद को स्वीकार किया था और राजपद नए राजवंश की स्थापना की गई थी। मयूशर्मन की बात करें तो इनका जो वंश था वो था कदम्ब वंश, कदम्ब वंश। ठीक है, और हरिश्चंद्र की बात करें तो ये क्या थे, ये गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये संस्थापक थे। ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, नए वंश की स्थापना की गई थी। एक मयूशर्मन के द्वारा कदम्ब वंश, जिनकी राजधानी थी बनवासी, बनवासी। ठीक है, उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे,
हरिश्चंद्र, जिनकी राजधानी क्या था, कन्नौज के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। मूल स्थान इनकी बात करें तो ये अवंती गुजरात और अवंती राजस्थान के क्षेत्र में इनका शासन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मयूशर्मन और हरिश्चंद्र। यहाँ दिया गया कि कदम्ब मयूशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ठीक है, कदम्ब वंश के संस्थापक मयूशर्मन थे और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरण्यगर्भ क्या है। जो हिरण्यगर्भ है ये क्या था। ठीक है, ये पूर्व मध्य काल में इसका प्रयोग किया जाता था। ये हिरण्यगर्भ ये क्या था, या कोई कर था, या अनुदान था, या कोई अनुष्ठान था, धार्मिक अनुष्ठान, या इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ यज्ञ की हम लोग हिरण्यगर्भ की बात करें तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान था, धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें ब्राह्मणों की सहायता से जो शासक जो क्षत्रिय नहीं होते थे वो इनकी सहायता से यज्ञ किया जाता था। ये जो क्या कहा जाता है इसको, हिरण्यगर्भ। और इसकी सहायता से, इनके ब्राह्मणों के सहायता से उनको क्षत्रिय का दर्जा प्रदान किया जाता था। जो राजा क्षत्रिय नहीं होते थे वो हिरण्यगर्भ यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों की सहायता से उनको क्षत्रिय होने का दर्जा प्रदान किया जाता था। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक अनुष्ठान था। ठीक है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें किसी क्षत्रिय, जो राजा क्षत्रिय नहीं होते थे उनको क्षत्रिय की उपाधि प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ पर दिया जा रहा है इसके व्याख्या में कि हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जो ब्राह्मणों की सहायता से शासक द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, ब्राह्मणों की सहायता से शासक के द्वारा संपन्न किया जाता था, जिससे शासक क्षत्रिय न होते हुए भी पुनः क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। जो शासक क्षत्रिय नहीं होते थे वो क्या करते थे, पुनः से क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते थे। अगला प्रश्न है कि अलबेरूनी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। किताबुल हिंद, शाहनामा, या तारीख सुबुक्तगीन, या तारीख ए यामीनी। अलबरूनी की बात करें तो ये किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। ठीक है, और ये भारतीय किताबों का अध्ययन करने वाला, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। और ये किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनबी के समय आया था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, एक किताब की रचना की गई थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या इसे ही कहा जाता है तहकीकात हिंद, तहकीकात ए हिंद। ठीक है, जो उस वक्त के जो भारत के हालात थे, जो उस वक्त के भारत के सामाजिक हालात थे या अन्य आर्थिक हालात थे, उनको इसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, तो ये किताबुल हिंद जो है से अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे और ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। इन्हें भारत का प्रथम वनस्पति शास्त्री भी कहा जाता है। उसके अलावा बात करें शाहनामा की, तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, तो ये शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। और फिरदौसी की बात करें तो इनको पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको पूर्व का होमर कहा जाता है। उसके अलावा एक और पुस्तक यहाँ दिया गया, तारीख ए सुबुक्तगीन। इसके लेखक कौन है, इनके लेखक है अबुल फजल अल बैहाकी, अबुल फजल अल बैहाकी, अल बैहाकी। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इनकी उपाधि है पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस पुस्तक के लेखक है, तो ये तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे, तो ये महमूद गजनवी के पिता थे। इसके उन्हीं के शासनकाल के बारे में और महमूद गजनवी के शासनकाल के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। उसके अलावा तारीख ए यामीनी की बात करें तो इसके लेखक कौन थे, तो उनका नाम था अल उतबी, अल उतबी। ठीक है, और ये कौन थे, तो ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, तो ये सब पुस्तक के नाम और उसके लेखक हो गए। और इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
किताबुल हिंद, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अल-बैरूनी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि चहमान शासकों में, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चहमान या इसे चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। बिसलदेव रासो, उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। चहमान शासक की बात करें तो ये किस क्षेत्र में थे, तो ये राजस्थान के क्षेत्र में थे। राजस्थान के क्षेत्र में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वासुदेव के द्वारा, वासुदेव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और इसका जो महान शासक था वो कौन था, वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे इस चहमान वंश के महान शासक थे। उसके अलावा बिसलदेव रासो भी इसी चौहान वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये इन्होंने क्या किया था, इनके साथ जो मोहम्मद गौरी था, इन्हीं के साथ युद्ध लड़ा था तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान से पराजय हो गई। उसके बाद जब दोबारा हमला हुआ मोहम्मद गौरी का 1192 में, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और भारत पर एक तुर्क सल्तनत की स्थापना हो गई। तो इसके जो प्रसिद्ध शासक थे कौन थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान थे। और इन्हीं के शासनकाल के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है चंदरबाई, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो। ठीक है, कौन किसने लिखा, तो इसके लेखक थे चंदरबाई, चंदरबाई। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बारे में है, जिसमें पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो, और लेखक कौन थे, तो ये चंदरबाई। यहाँ दिया जा रहा है व्याख्या कि चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इसका शासनकाल की बात करें तो 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को सन 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार हो गई। उसके अलावा 1182 ईस्वी में 1182 ईस्वी में इन्होंने परमर्दी देव, ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में हमला किया था, जहां पर शासक कौन था, वो शासक था ये परमर्दी देव। और इसके ही साथ युद्ध करते हुए वहां पर दो योद्धा आल्हा उदल की जंग लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और ये युद्ध लड़ा गया था परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, आल्हा उदल की जो कहानी है, जो गीत गाया जाता है, वो किस समय का है, तो वे पृथ्वीराज चौहान के समय के थे, जब वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बुंदेलखंड पर परमर्दी देव के ऊपर हमला किया गया, तो वहां पर इन दोनों की मृत्यु हो गई थी युद्ध करते हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस प्रसिद्ध तुर्क शासक को हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने किस तुर्क शासक को हराया था, या किस शासक को हराया था, या महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पीछे ही देखा है व्याख्या में कि पृथ्वीराज चौहान की किसके साथ युद्ध हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें 1191 के तराइन के युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन अगले ही साल 1192 ईस्वी में दोबारा गौरी के द्वारा हमला किया गया, और इसमें किसकी हार हो गई, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चोल किस क्षेत्र में, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में इस वंश की स्थापना हुई। और इसकी राजधानी कहाँ था, तो ये था राजधानी तंजौर। ठीक है, तंजौर में इसकी राजधानी थी चोलों की। और इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक इसके थे विजयालय। ठीक है, विजयालय के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और चोलों की बात करें तो ये पहले किसके सामंत थे, तो विजयालय जो थे वो पल्लव वंश के संस्थापक थे, पल्लव वंश के संस्थापक थे, पल्लव वंश के सामंत थे। और उनके जब वो कमजोर पड़ गए तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। तो इसके आंसर की बात करें तो ये विजयालय हो जाएंगे। और राजा राज प्रथम की बात करें तो ये
महान चोल शासक था, ठीक है, सबसे महान चोल शासकों में से इसका नाम आता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 985 से 1014 ईस्वी तक ये शासक थे, कहाँ के, चोल वंश के, ठीक है। उसके अलावा राजेंद्र प्रथम की बात करें, ठीक है, तो ये भी क्या थे, ये राजा राज प्रथम का बेटा था और ये सबसे महान शासक सिद्ध हुआ चोल वंश का, जिसने गंगा घाटी पर हमला किया। उसके अलावा और दक्षिण पूर्व एशियाई जो शैलेंद्र शासक थे, श्रीविजय शासक थे, उन पर भी इनके द्वारा हमला किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयालय। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। 850 ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल वंश की स्थापना की गई। तो राजधानी कहाँ था, तो तंजौर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कलहन ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, ठीक है, कलहन के द्वारा किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। पहला ऑप्शन है पंचतंत्र, ठीक है, दूसरा राजतरंगिणी, उसके अलावा अष्टध्यायी, इनमें से कोई नहीं। तो पंचतंत्र की बात करें तो इसके लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ठीक है। अष्टध्यायी के संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ है ये अष्टध्यायी, जिसके लेखक कौन थे, पाणिनि। उसके अलावा जो कलहन के द्वारा लिखा गया है उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ठीक है। ये क्या नाम इस पुस्तक का, इसमें राजतरंगिणी इस पुस्तक का नाम है और इसमें 8 तरंग है, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। उसके अलावा इसमें जो इतिहास है वो महाभारत काल से लेकर, महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का, 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है, ठीक है, 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है। ये कश्मीर का स्पेशल इतिहास है, इसमें कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। ये जो कलहन की जो राजतरंगिणी है ये किसके कहाँ का इतिहास है, तो ये कश्मीर का इतिहास है। और ये किसके संरक्षक थे कलहन, तो ये हर्ष के, राजा हर्ष के ये संरक्षक थे, उनके दरबार में ये रहते थे। जब इन्होंने कंप्लीट इनका पुस्तक नहीं हुआ, इनके पुस्तक को जैसे 2 अन्य लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसका नाम था जोनराज और श्रीवर, जोनराज और श्रीवर के द्वारा इस पुस्तक को पूरा किया गया था। और ये जो जोनराज श्रीवर के द्वारा इस पुस्तक को जो पूरा किया गया था वो किसके समय में, तो कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन के समय में, जैनुल आबेदीन के समय में, ठीक है। ये जोनराज के द्वारा जैनुल आबेदीन के समय में इस पुस्तक को पूरा किया गया था। और इसमें कितने तरंग है, तो इनमें 8 तरंग है। और ये कहाँ का इतिहास है, तो ये कश्मीर का इतिहास है। 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इस किस भाषा में है, तो ये संस्कृत काव्य है। इसे कलहन द्वारा लिखा गया था। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेट्टी क्या था। वेट्टी जो है ये क्या था, तो वेट्टी की हम लोग बात करें, वेट्टी तो ये दक्षिण भारत में राजाओं और जमींदारों के, राजा और जमींदारों के द्वारा लिया जाने वाला एक बेगार था, जिसमें जबरन श्रम करवाया जाता था प्रजा से, राजा और जमींदारों के द्वारा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बेगार था जिसे जबरन श्रम कहा जाता है, बगैर पैसों के इनसे काम करवाया जाता था, तो उसे ही क्या कहा जाता था, उसे वेट्टी कहा जाता था। चोल शासन काल में तमिलनाडु में जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाला क्रम था, ठीक है, वेट्टी कहा जाता था, तथा जिसमें प्रजा के द्वारा राज्य के लिए बेगार करना पड़ता था। प्रजा को क्या करना पड़ता था, बगैर पैसों के राज्य के लिए काम करना पड़ता था। कदमई, ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि कदमई क्या था। कदमई की बात करें तो ये क्या था, ये भू राजस्व था या माप की कोई इकाई थी या धार्मिक कर था। तो कदमई की हम लोग बात करें तो ये एक भू राजस्व था, ठीक है, ये दक्षिण भारत में लिया जाने वाला एक भू राजस्व था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भू राजस्व। चोल काल में यहाँ पर दिया जा रहा है किसानों के द्वारा राजा या जमींदार को चुकाए जाने वाला भू राजस्व था, ठीक है, जिसे
कदमई कहा जाता था। चोल काल में जो राजाओं और जमींदारों को जो भू राजस्व दिया जाता था उसे ही क्या कहा जाता था, उसे ही कदमई कहा जाता था, जो एक क्या था, ये भू राजस्व था। अगला प्रश्न है कि नागभट्ट कौन था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ये कौन था। तो नागभट्ट प्रथम की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, वंश का ये शासक था। और इसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। असल संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार, इसे नागभट्ट कहा जाता है। और इसे मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक। ठीक है, मलेच्छ मतलब असभ्य जाति या बहिष्कृत व्यक्ति, उन्हीं का ये नाशक कहा जाता है इनको। ठीक है, और इन्होंने अरबों के सिंध के आगे प्रसार को रोका था, इसलिए इनको मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। तो ये किस शासक होंगे, कौन शासक, तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है, अगला है आखिरी प्रश्न कि किस चोल शासक ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया था। इनमें से कौन ऐसे शासक है, चोल शासक, जिन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका और मध्य दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया था। ठीक है, राजाराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम या विजयालय या सुंदर चोल। तो इसकी बात करें तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, जो एक महत्वाकांक्षी चोल शासक था, राजेंद्र प्रथम, ये राजाराज प्रथम का बेटा था और अपने पिता की ही विस्तारवादी नीति का अनुसरण ये करता था। और इसने क्या किया कि गंगा घाटी पर गंगा जल की प्राप्ति के लिए और उसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्र पर जो पूरा श्रीलंका को जीता गया वो किसके द्वारा, तो वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा जीता गया। अगर पूछा जाएगा सिर्फ उत्तरी श्रीलंका पर को किसने जीता था, तो वो राजाराज प्रथम, उसका पिता, और पूरे श्रीलंका को अपने कब्जे में लेने वाला शासक कौन था, तो वो राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, उसके अलावा इसने दक्षिण पूर्व एशिया पर भी हमला किया था। उस क्षेत्र में जो श्री विजय साम्राज्य था उसके द्वारा चोल साम्राज्य के व्यापारियों को बहुत कष्ट दिया जाता था, उनको व्यापार करने से रोका जाता था। इसलिए उन्होंने व्यापारियों के द्वारा जो खत लिखा गया था, जो पत्र लिखा गया था, उसी के वजह से क्या किया था, राजेंद्र प्रथम ने उस क्षेत्र पर हमला किया था और उसको जीत लिया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था ये हमला, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। तो ये थे 6th क्लास में जो 7th क्लास की जो पुस्तक है अतीत से वर्तमान, जिसका चैप्टर राजा और राजाओं, राजा और अन्य राजा, ये राज्य नए राज्यों का उदय, नए राज्य एवं राजाओं का उदय, उससे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया।